स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई। एनवायरनमेंट के अंडर भी स्पेसिफिकली मैं कहूंगा हमारी डिस्कशन होने वाली है बायोडायवर्सिटी के बारे में, यानी कि जैव विविधता के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर आप इन चीजों के बारे में बात भी क्यों कर रहे हो? व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? क्योंकि जिस समय पे हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, जिस समय पे आप ये सुन रहे हैं, अभी फिलहाल ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही है। COP आप जानते हो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग मीटिंग होती है, बाई एनुअली होती है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तो CBD का COP15 मीटिंग अभी फिलहाल चल रहा है। आप यहां पे देख सकते हो दिसंबर 7 तारीख से दिसंबर 18 तारीख तक 2022 के मीटिंग इज गोइंग ऑन, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज गोइंग ऑन। और ये कहां चल रही है? इट इज हैपनिंग इन क्यूबेक। अब आपको ये भी ध्यान रखना है क्यूबेक कहां आता है, क्योंकि सवाल बन सकते हैं COP15 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कहां हुआ था? क्यूबेक में हुआ। क्यूबेक कहां पे आता है? क्यूबेक कम्स इन कनाडा, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मीटिंग ऑलरेडी चल रही है। ऑलमोस्ट 180 से भी ज्यादा देशों से रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पे पहुंचे हैं। इंडिया से भी टीम पहुंची है, MOEFCC की, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। इंडिया की टीम भी यहां पे गई हुई है, अलग अलग NGOs भी इन्वॉल्व है। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे हमारी नजर जरूर रहेगी। जब भी इसका कंक्लूजन होगा, इसका आउटकम जो भी निकलेगा, हम लोग उसके ऊपर चर्चा तो करने ही वाले। लेकिन आज इस डिस्कशन का मेन मुद्दा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के प्रति आज तक हम लोगों ने किया क्या है, टिल नाउ व्हाट हैज बीन द स्टेटस। ये हमारी डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। और इसमें भी स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं टारगेट्स के बारे में। आप जानते हैं कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर हम लोगों ने अलग अलग प्रोटोकॉल्स लाए, और प्रोटोकॉल्स के साथ ही साथ हमारे कुछ टारगेट्स भी बने थे। आईची टारगेट्स बने थे। आईची एक जगह आता है जापान में, वहां पे बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए टारगेट्स बनाए थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या हम लोगों ने उन टारगेट्स को अचीव किया है? यही हमारे डिस्कशन का मुद्दा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि जैसे ही हम लोग समझेंगे कि टारगेट्स अचीव हुए या नहीं, इससे हमें हमारी फ्यूचर का एक प्रोस्पेक्ट पता चलेगा, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा, या फिर इस पर्टिकुलर मीटिंग में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या लेसन्स है फ्रॉम पास्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से जुड़े हुए। जो पुराने टारगेट थे, उन टारगेट्स में कोई कमी थी क्या, कोई प्रॉब्लम थी क्या, और आगे आने वाले समय में किस तरह के टारगेट्स और किस तरह की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलने वाली। क्लियर? आई होप दैट द एजेंडा इज क्लियर। और इस डिस्कशन में हम लोग ऑफ कोर्स थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर लेंगे CBD के बारे में, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे ही समझेंगे, उसके साथ जुड़े हुए कुछ प्रोटोकॉल समझेंगे, इन टारगेट्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इन टारगेट्स के ऊपर एक एनालिसिस करेंगे, या फिर इन टारगेट्स का मैं कहूंगा बेसिकली रिपोर्ट कार्ड देखेंगे कि क्या है हमारी परफॉर्मेंस, right? That would be the agenda. To get to know all this information, stay with me till the very end. चलिए शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज 2023 अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेज होगा प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स आपको क्रैक करना होता है। प्रीलिम्स इज फिल्टरिंग स्टेज। उसके बाद मेंस के लिए आप क्वालिफाई होगे। और प्रीलिम्स अगर आपको क्रैक करना है, सक्सेसफुली कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना है, तो SIP प्लस प्रोग्राम इज फॉर यू। क्योंकि आने वाले 90 दिनों में कोर्स शुरू हो रहा है 19 दिसंबर को। 90 डेज का प्रोग्राम है। 90 डेज में आपकी प्रीलिम्स स्पेसिफिक कंप्लीट रिवीजन करा दी जाएगी। कंप्लीट रिवीजन आपकी हो जाएगी। 3,500 से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आप सॉल्व करोगे। रिवीजन रिलेटेड आपको नोट्स मिलेंगे। आपकी स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, किस तरह के शॉर्टकट इस्तेमाल करने, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, जिससे कि आप अपनी प्रीलिम्स क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ा सकते हो। सो डू एनरोल फॉर दिस। और सबसे ज्यादा अगर डिस्काउंट चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट, यूज द कोड राहुल लाइव। हमारे ऐप पे जाइए या फिर हमारी वेबसाइट पे जाइए studiiq.com पे, वहां पे यू कैन एनरोल फॉर दिस। डू इट बिफोर 19 दिसंबर, रिमेंबर दिस, राइट। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है एक असेसमेंट के बारे में, एक रिपोर्ट कार्ड के बारे में। इनफैक्ट हम लोग इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, Why have countries failed to meet their biodiversity goals या फिर biodiversity टारगेट्स? इसी के ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। और मैंने आपको बताया कि आईची के बायोडाइवर्सिटी के टारगेट्स थे, जो मोस्टली बहुत सारे कंट्रीज फेल हो चुके हैं उन टारगेट्स को अचीव करने में। और हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कि क्यों टारगेट्स फेल हुए हैं। एक सिंपल मेंस का सवाल भी बन सकता है यहां पे कि व्हाट हैज बीन द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन अचीविंग द आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। अगर अचीव नहीं किए हैं
क्यों अचीव नहीं किया है? क्योंकि जैसे हम लोग इस क्यों का आंसर देंगे, जो अभी हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रहा है उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि जो आने वाले दशक के लिए, आप जानते हैं कि आईची टारगेट्स 2011 से 2020 के लिए थे, तो आने वाले दशक में किस तरह की टारगेट्स आनी चाहिए, किस तरह की सेटअप होनी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी मिस्टेक्स है अगर वही कमिट करते रहेंगे तो कैसे इंप्रूवमेंट होगी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, राइट? इसीलिए वी विल ऑल्सो गेट अ फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर, राइट? ये हमारा एजेंडा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन लेट्स गेट अ बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ सीबीडी, राइट? ये सीबीडी एग्जैक्टली है क्या, इसके अंदर क्या क्या किया गया था, ये पहले जानते हैं, ठीक है? अब जब भी हम लोग कॉन्फ्रेंस या फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इसके रूट्स कहां पे? इसके रूट्स हैं अर्थ समिट में या फिर रियो समिट 1992 में। मैं हमेशा कहता हूं 1992 एक लैंडमार्क ईयर रहा है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन। एग्जैक्टली 20 साल बाद जो पहली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी 1972 की ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसके 20 साल बाद 1992 में रियो समिट हुई। और रियो समिट एक इतना बड़ा बदलाव था, इनफैक्ट हमारे देश में भी बहुत सारे बदलाव आए रियो समिट के बाद। एनवायरनमेंट के ऊपर काफी फोकस बना हुआ है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर, नॉट जस्ट इन इंडिया बट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ये आ चुका है। अब यहाँ पे अलग अलग देश साथ में आए, अलग अलग एनजीओ साथ में आए, नेचर से जुड़े हुए, कंजर्वेशन से जुड़े हुए साथ में आए, और इन्होंने कुछ आउटकम्स निकाले इस पर्टिकुलर समिट से, अर्थ समिट या फिर रियो समिट से। एजेंडा 21 निकला। एजेंडा 21 इज फॉर 21st सेंचुरी, आपको ध्यान रखना है, एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिक्लेरेशंस आए, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स आए, और साथ में 3 कन्वेंशंस आए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमेशा एमसीक्यू के दृष्टिकोण से इसको ध्यान रखना है कि रियो समिट में कौन से कन्वेंशंस निकले थे। एक था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। यूएनएफसीसीसी भी यहीं से आया, और इसी में रूट्स भी थे यूएनसीसीडी के कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग द डिजर्टिफिकेशन। ऑल्दो 1994 में फाइनल हुआ, लेकिन इसी में उसके रूट्स भी है, ध्यान रखना है। तो सीबीडी की शुरुआत कहां से हुई? रियो समिट से हुई। अब ये सीबीडी एग्जैक्टली है क्या? एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब मीटिंग हुई, कन्वेंशन हुई, जहां पे अलग अलग पार्टी साथ में आए और उन्होंने डिसाइड किया कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को हम लोग कंजर्व करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारा सबसे प्राइम गोल होगा। बायोडाइवर्सिटी से जो भी चीजें हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग सस्टेनेबली इस्तेमाल करें। देखिए, अब हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे फिशिंग के लिए, या फिर अगर ग्रीनरी की बात करें हम लोग, इंडिया में आयुर्वेदा इज वेरी वेल नोन। तो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है बहुत सारी आपकी प्लांट से निकलती है, रूट्स, लीव्स एटसेट्रा, लेकिन उन्हें सस्टेनेबली इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ उससे जो भी फायदे निकलेंगे फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए उन बेनिफिट्स की करके। इसलिए कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया था इन 3 उद्देश्यों के लिए, इसको ध्यान रखना है। इसके ऊपर भी मैं एक सिंपल सा एमसीक्यू बना सकता हूं, व्हाट वर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दीज 3, राइट? अब यहां पे क्या हुआ था 1992 में जब ये ओपन हुआ सीबीडी साइनिंग के लिए, तो इट रिमेन्ड ओपन टिल 1993। उसके बाद 168 पार्टीज ने यहाँ पे साइन किया, इसको एक्सीड किया, और इन्होंने कुछ लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क बनाने का फाइनल किया, जहां पे हम लोग बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन करेंगे। और इसका उन्होंने सेक्रेटेरिएट भी बनाया मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल में ही आता है क्यूबेक, राइट? इसके अलावा सीबीडी की जो भी ऑपरेशन होती है, इट इज अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का हेडक्वार्टर आता है नायरोबी में। और यहाँ पे इन्होंने लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क क्या बनाया, जिस किसी ने भी साइन किया है वो लोग अपने अपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज और एक्शन प्लान सबमिट करेंगे। तो एनबीसैप सबमिट करेंगे, और हमारा भी एनबीसैप जा चुका है इस पर्टिकुलर सेक्रेटेरिएट को। आप जानते हैं इंडिया ने भी अपना नेशनल बायोडाइवर्सिटी सेटअप किया है। हम लोग इनफैक्ट अपना बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी लाए हैं, जिसमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज एटसेट्रा हम लोगों ने बनाए, फ्रेमवर्क हम लोगों ने बनाया है। क्यों? इट वाज बाइंडिंग ऑन अस। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने मई 22 को द डे फॉर इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी बताया। इस साल का थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मीटिंग हुई। सीओपी होती है हर 2 साल में एक बार, और दिस इज सीओपी 50, राइट? 2 साल में एक बार मीटिंग होती है, उसमें उन्होंने अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग डेवलपमेंट्स भी की हुई है। जैसे कि इसी कन्वेंशन के अंदर हमारा कार्टागेना प्रोटोकॉल भी है, राइट? कार्टागेना प्रोटोकॉल इज कनेक्टेड टू एलएमओस। एलएमओ मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में स्पेशली जिस तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने
जेनेटिक चेंजेस लाकर जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की एग्जाम्पल्स है, फिर ऑर्गेनिजम्स आए हैं जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, बहुत सारी चीजें आई हैं। तो उसके आयात निर्यात के ऊपर कंट्रोल रहे, कुछ लीगल फ्रेमवर्क है, इसलिए ये प्रोटोकॉल आया, राइट। कार्टागेना प्रोटोकॉल, कार्टागेना आता है कोलंबिया में, ध्यान रखना है आपको। कार्टागेना एक और स्पेन में भी है, बट दिस कार्टागेना इज कोलंबिया इन साउथ अमेरिका, रिमेंबर। तो 2003 में कार्टागेना प्रोटोकॉल एनफोर्स हुआ। अब ये किस लिए है? क्योंकि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेशली डेवलप कंट्रीज में बहुत जल्दी ये टेक्नोलॉजी आई, तो अगर उन लोगों ने डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरह के प्रोडक्ट्स भेजे तो खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक सवाल पूछा आपसे, कैन आई एक्सपोर्ट बीटी कॉटन? ऑफ कोर्स। जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा इस चीज को किसी भी देश को, समझ लीजिए कंट्री एक्स को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, यहां से भेज रहा हूं, तो उस कंट्री एक्स को सारी चीजें पता होनी चाहिए। बीटी कॉटन के फायदे क्या है, बीटी कॉटन को मैंने कैसे बनाया है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हम लोग को फॉलो करने की जरूरत है, और जिस कंट्री में भी ये जा रहा है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसके लिए ये लीगली बाइंडिंग एक प्रोटोकॉल हम लोग लाना है, कार्टागेना प्रोटोकॉल। और इसी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंडर हम लोगों ने नागोया प्रोटोकॉल भी लाया। ऑल्दो नागोया प्रोटोकॉल से पहले हम लोगों ने आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स लाए, लेकिन नागोया प्रोटोकॉल इज फॉर एबीसी, बेसिकली एक्सेस, बेनिफिट शेयरिंग एंड फॉर कंजर्वेशन। 2014 में हम लोगों ने नागोया प्रोटोकॉल को एक्सीड भी किया, सभी लोगों ने एक्सीड किया, इंडिया इज आल्सो पार्टी टू इस। इसमें हम लोग फोकस करते हैं एक्सेस ऑब्लिगेशंस हमारे कुछ बनेंगे, बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशंस बनेंगे, और कंप्लायंस ऑब्लिगेशन बनेंगे। तो इस एबीसी एक्रोनिम को आप ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल, इंडिया में वी आर नोन फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन एटसेट्रा। तो अब समझ लीजिए कोई दूसरी फार्मा कंपनी, यूएस से फार्मा कंपनी है, जो इंडिया में आना चाहती है किसी आयुर्वेदिक प्लांट के ऊपर रिसर्च करने के लिए, राइट। अब वो केवल इंडिया में मिलता है, जैसे अश्वगंधा हो गया, फिर तुलसी हो गई, मुलेठी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो लोग यहाँ पे आकर उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, उसकी कुछ प्रजातियां लेकर जाना चाहते हैं, फिर समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए इंडिया में भी सेटअप होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको एक्सेस देनी है, क्योंकि इससे पूरे विश्व का फायदा हो सकता है। अगर यूएस ने रिसर्च की, उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो बेनिफिट शेयरिंग भी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो कंप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सेटअप बनाएंगे, जैसे अगर किसी को कुछ एक्सेस चाहिए तो उसके लिए फोकल पॉइंट्स बनेंगे, नेशनल अथॉरिटीज बनेंगी, जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं। अगेन नागोया प्रोटोकॉल में कुछ ऑब्लिगेशंस है, ठीक। अब ये दो प्रोटोकॉल तो आई हैं, इसके अलावा 2010 में सीओपी 10 था वहां पे, तो वहां पे हम लोगों ने कुछ टारगेट्स बनाए, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स फॉर 10 इयर्स 2011 टू 2020, और इसी के ऊपर हमारी मेन डिस्कशन होने वाली है। अभी तक तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। तो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स बनाए, क्योंकि देखिए जैव विविधता को कंजर्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहा है तो धीरे धीरे हम लोग भी अपने एक्सटिंक्शन की तरफ कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, क्योंकि अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो मदर अर्थ के ऊपर खतरा हो जाएगा, इकोसिस्टम्स बर्बाद हो जाएंगे, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसीलिए कुछ गोल्स बनाए। अब ये गोल्स लागू हुए 10 सालों के लिए, यानी कि 2011 से 2020 तक। इन्हें आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स का नाम दिया गया। अब ये क्यों होता है? आईची एक प्लेस है, आपको ध्यान देना है, आईची कम्स इन जापान। इनफैक्ट जैसे हमारे पास अलग अलग राज्य होते हैं, वैसे आईची जापान का एक राज्य है, समझिए। आईची इज कॉल्ड अ प्रीफेक्चर, दे कॉल इट अ प्रीफेक्चर, और आईची के अंडर ही आता है। आईची का जो कैपिटल सिटी है वो है नागोया, ठीक है, आपको ध्यान रखना। इनफैक्ट आप एक काम कीजिएगा, जब मैं जापान की बात करूं थोड़ा सा ज्योग्राफी की भी तैयारी कर लेते हैं। मुझे आप बताइएगा जापान के जो मेन आइलैंड्स है उन्हें आप नॉर्थ टू साउथ किस कौन से आइलैंड्स आते हैं ये बताइएगा मुझे। जैसे कि वी हैव होकाइडो, होन्शु, राइट, क्यूशु, ryukyu आइलैंड्स है, तो अलग अलग आइलैंड्स है। तो नॉर्थ टू साउथ उन्हें सेटअप करके मुझे बताइएगा इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग आईची कम्स इन होन्शु। होन्शु एक सेंट्रल जापान में आता है। होन्शु एक आइलैंड है, उसके अंदर एक सिटी है आईची, और आईची में 20 टारगेट्स को सेट किया गया अंडर 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स। इनफैक्ट मैं आपको डिटेल गोल्स भी बताऊंगा जब हम लोग एनालाइज करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक गोल ए में है कि जो कॉजेस है बायोडाइवर्सिटी लॉस की उसको हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेटेजिक गोल बी है डायरेक्ट प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी, इसको हम लोग कम करेंगे। इसके अलावा जो ऑलरेडी डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स है उन्हें हम लोग वापस करेंगे, सेफगार्ड करेंगे, अलग अलग स्पीशीज को बचाएंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जो बेनिफिट्स बायोडाइवर्सिटी से आ सकती है उसे एनहांस करना है, साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। इसके अंदर अलग अलग गोल्स इन्होंने बनाए। तो अभी 2020 तो हो चुका है,
तो 2020 के बाद क्या होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा है। मैंने आपको बताया अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है, राइट, 7 to 18, 7 to 19 इन कनाडा इट इज गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ। और इसका एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है कि ग्लोबल एक्शन 2030 तक क्या होने वाला है, क्योंकि आईची टारगेट्स तो भी एक्सपायर हो चुके हैं। एक न्यू प्लान ऑलरेडी, एक न्यू प्लान इन्होंने बनाया भी था, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसका एक फर्स्ट ड्राफ्ट पिछले साल आया था, आपको याद होगा 2020 वाज द ईयर ऑफ कोविड-19। तो जो 2020 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज इन कुनमिंग, राइट, चाइना में। तो वो डिले हुई थी अगले साल, यानी कि 2021 में हुई। वहां पे इन्होंने एक पहला ड्राफ्ट दिया, और शायद इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हमें एक डायरेक्शन जरूर मिल सकती है कि आने वाले समय में किस तरह के टारगेट्स आ सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली इस पे कि आईची बायोडायवर्सिटी के टारगेट्स जो 2011 से लेकर 2020 के लिए अप्लाई करते थे, तो उस पर्टिकुलर टारगेट में हमारा अभी तक का परफॉर्मेंस क्या रहा है। और ये है बेसिक रिपोर्ट कार्ड, ये है बेसिक रिपोर्ट कार्ड। आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट्स हैव एक्सपायर्ड एंड नो सिंगल कंट्री, रिमेंबर, किसी देश ने भी 20 के 20 टारगेट्स अचीव नहीं किए हैं। नॉट इवन द बेस्ट कंट्री जो हम लोग कहते हैं, दी डेवलप्ड कंट्रीज एक्सेट्रा, किसी ने भी इसको अचीव नहीं किया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की असेसमेंट रिपोर्ट आई, उनका GBO5 जो आया था, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक, उसने क्लियरली हाईलाइट किया कि किसी भी देश ने इन टारगेट्स को अचीव नहीं किया। अब ऐसा नहीं है कि कंप्लीट फेलियर है, लेकिन आप यहां पे देख सकते हो कि जो 20 टारगेट्स हैं, उन 20 टारगेट्स को की सक्सेस यूनाइटेड नेशंस ने देखी ऑन द बेसिस ऑफ 60 एलिमेंट्स, जहां पे इन्होंने देखा कि 38 एलिमेंट्स जो है वहां पे प्रोग्रेस दिखी, 13 एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां पे कंप्लीट प्रोग्रेस दिखी ही नहीं, देयर वाज नो प्रोग्रेस एट ऑल। यानी कि ओवरऑल ऑफ द 20 टारगेट्स 9, 11, 16, 17, 19 और 20 वर पार्शियली अचीव्ड डेडलाइन तक। और बाकी जो टारगेट्स है, कुछ टारगेट्स में तो कोई प्रोग्रेस हुई ही नहीं है। और अटरली मैं कह सकता हूं कि आईची बायोडाइवर्सिटी जो टारगेट्स है, मोर और लेस लार्जली दे हैव बीन अ फेलियर, नो कंट्री हैज अचीव्ड देम। अब सवाल ये उठता है कि क्यों हुआ है। आप पूछोगे सर, आपने बताया 1992 के बाद कंजर्वेशन के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर इतना सारा फोकस आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने टारगेट्स क्यों अचीव नहीं किए हैं? क्योंकि सबसे पहले इन टारगेट्स के साथ ही कुछ प्रॉब्लम था, राइट, टारगेट्स के साथ ही कुछ प्रॉब्लम है। जैसे बहुत ही वेग लैंग्वेज थी बहुत सारे टारगेट्स में। और इसके अलावा जब भी हम लोग टारगेट की बात करते हैं, टारगेट मतलब ये होना चाहिए कि अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो उसको रोके, कितना रोके, कब तक रोके, कैसे रोकेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, प्रॉपर डेडलाइंस की जरूरत होती है। और बहुत सारे टारगेट्स में ये मिसिंग ही था। इनफैक्ट चलिए मैं आपको ले चलता हूं इन टारगेट्स पे, ताकि हम थोड़ा सा समझेंगे इन टारगेट्स की लैंग्वेज को। देखेंगे, देखिए दीज आर आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, 20 टारगेट्स है। और ध्यान दीजिएगा, 5 गोल मैंने आपको बताया, स्ट्रेटेजिक गोल ABCD। इसके अंदर गोल ए में टारगेट 1 है, by 2020 at the latest people are aware of the values of biodiversity. Are we aware of values of biodiversity? Question, very vague target. इसके अलावा यहां पे देखिए, biodiversity values have been integrated in national and local development planning, right? कुछ हद तक कुछ कंट्रीज में हुआ है। इनिशिएटिव्स लेने हैं, by 2020 at the latest incentives including subsidies harmful to biodiversity are eliminated. क्या ये हुआ है? एलिमिनेट तो नहीं हुआ है, कितना परसेंटेज हुआ है इस तरह के भी टारगेट नहीं है, वेग है, टारगेट्स नहीं दिए गए। इनफैक्ट टारगेट नंबर 11 जो है वो काफी अच्छा है, जहां पे हम लोगों ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की, मैंने आपको बताया वहां पे। गवर्नमेंट बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैव टेकन स्टेप्स टू अचीव और इंप्लीमेंटेड प्लान्स फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन। धीरे धीरे प्रोग्रेस चल रही है। अब टारगेट 5 है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ ऑल नेचुरल हैबिटेट्स इज एटलीस्ट हाफ। अब यहां पे एटलीस्ट आपके पास 50% जो डिग्रेडेशन है उसको रोकने की बात की है, डिसेंट टारगेट। इसके अलावा टारगेट 6 टॉक्स अबाउट इनवर्टिब्रेट फिशेस। टारगेट 7 वेरी वेग, बाय 2020 एरियाज अंडर एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर मैनेज सस्टेनेबली। नो टारगेट, बस लिखा हुआ है मैनेज सस्टेनेबली। अब यहां पे ये देखिए, दीज कैन बी कॉल्ड एज एस्पिरेशनल टारगेट्स, कि आपने ये कहने के लिए चीजें काफी अच्छी है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन किस तरह अचीव करना है, दैट इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग हियर। अब जैसे पोल्यूशन से जुड़ा हुआ टारगेट है, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज से जुड़ा हुआ टारगेट है। 2015 तक मल्टीपल एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स ऑन कोरल रीफ्स एंड अदर वल्नरेबल इकोसिस्टम्स इंपैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज आर मिनिमाइज्ड। क्या ये हुआ है? कहते हैं 2015 तक अचीव करना है, लेकिन कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया का था, वहां पे कंटिन्यूस नुकसान हो रहा है अभी भी।
राइट? दैट मीन्स प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, अगर कोई उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। इसके अलावा टारगेट 11, देखिए टारगेट 11 वाज वेरी डिसेंटली अचीव्ड बाय मेनी कंट्रीज, ये बताया गया। By 2020, at least 17% of terrestrial and inland water and 10% of coastal and marine areas, स्पेशली ऑफ इंपॉर्टेंस, जहां पे बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज को आप रिजुविनेट करें। टारगेट था 17% का, ये अचीव हुआ है बहुत सारे देशों में। इसके अलावा आप देख सकते हो जो भी टारगेट्स हैं काफी वेग टारगेट्स हैं। मिनिमाइजिंग जेनेटिक इरोजन, राइट? देयर इज नो नंबर बेसिकली, इतने परसेंट से चीज होनी चाहिए। जैसे बाय 2015 नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस इन जेनेटिक रिसोर्सेस, ये अप्लीकेबल होना चाहिए। ये बहुत सारे देशों में हुआ है, इंडिया ने भी इसको किया हुआ है। ट्रेडिशनल नॉलेज के प्रति कुछ टारगेट है, तो ऐसा नहीं कि आपको टारगेट ध्यान रखना है। अब यहां पे टारगेट 20 देखिए, दे टॉक अबाउट मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये भी एक प्रॉब्लम है, मोबिलाइज करना है, लेकिन कैसे करना है, दैट इज अ प्रॉब्लम। आई होप आपको यहां पे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि ये जो टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स में कितनी ज्यादा वेगनेस है, और यहाँ पे आपके नंबर्स मिसिंग है कि कितने परसेंटेज में करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, दैट इज मिसिंग। और आशा करते हैं कि अब जो नए टारगेट्स आएंगे, दे वुड नॉट बी वेग, दे वुड बी रादर स्पेसिफिक एंड टारगेट ओरिएंटेड। इसके अलावा जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज है, सभी देशों ने किया हुआ है, लेकिन क्या कोई इंप्लीमेंट कर रहा है इसके प्रति? देयर इज नो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, देयर इज नो प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एट ऑल। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से असेसमेंट आती है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक, कि कोई देश कर रहा है कि नहीं, लेकिन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंडर ही जो उनका सेक्रेटेरिएट है, उनकी तरफ से अगर किसी देश ने फॉलो अप नहीं किया, या फिर उन्होंने अपने अपने जो प्लान्स बताए हैं उन प्लान्स के प्रति कोई एक्शन ही नहीं लिए, तो ये तो केवल बातें हुई। और मोस्टली यही हो रहा है। एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है इन टारगेट्स की, दे आर मियरली एस्पिरेशनल टारगेट्स, कि आपने बता दिया, कहने के लिए काफी अच्छी चीजें हैं, लेकिन देयर इज नो एक्शन बीइंग टेकन। इसके अलावा पैसा कहां है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेयर इज द मनी फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? इनफैक्ट जो असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, अगर आप उसको देखोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे फाइनेंसिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी के लिए अलग अलग सोर्सेस से पैसों की कितनी जरूरत पड़ेगी। इन ऑल एन एस्टिमेटेड एनुअल 78 टू 91 बिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ी। यानी कि अगर मैं 10 सालों का एस्टिमेट लगा तो इसका एवरेज नंबर भी देख लूं तो अप्रोक्सीमेटली 800 बिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी ओवर अ पीरियड ऑफ, आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 2021 टू 2030। तो इस पीरियड में ऑन एन एवरेज इस नंबर को लेकर चले तो 800 बिलियन डॉलर्स के आसपास की जरूरत पड़ेगी। सवाल है ये पैसा कहां से आएगा, राइट? एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी आप जानते हैं, वी हैव द ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी और द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही आता है। जीईएफ आता है, जीईएफ सीबीडी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, बहुत सारे सीबीडी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उन्हें फंडिंग देते हैं। और अगर हम लोग सीबीडी का ऑन एन एवरेज नंबर देखें तो 5 साल का उनका बजट डबल डिजिट में होता है, अप्रोक्सीमेटली से 10 टू 20 बिलियन डॉलर्स, अंदाजन नंबर्स आपको बता। तो कहां 10-20 बिलियन डॉलर्स और कहां रिक्वायरमेंट है 800 बिलियन डॉलर्स की। इसके अलावा जो पैसा आ भी रहा है, या फिर हम लोग जो सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट फॉर एक्टिविटीज कहां पे कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी को हार्म करने वाले एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाले ही यहाँ पे फंडिंग भी दे चुके हैं, या फिर वो भी यहाँ पे बहुत सारे इन्वॉल्व है। दैट इज द मेजर इशू, यानी कि पैसा कहां है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक तो वेग टारगेट्स है, दूसरा है रिडक्शन के नंबर्स नहीं है, केवल मुंह जबानी चीजें बता रहे हैं, आपके पास इंप्लीमेंटेशन का या फिर मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, और इवेंचुअली पैसा ही नहीं है आपके पास। पैसा आना पड़ेगा, राइट, फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसके अलावा कमिटमेंट एक और हाईलाइट किया गया, कमिटमेंट सभी देशों से आती है, और मोस्टली कमिटमेंट आती है फ्रॉम द मिनिस्टर्स, और आई वुड से फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज, राइट? मिनिस्ट्रीज से ज्यादा आपको कमिटमेंट निकलती है, लेकिन उस देश की प्लानिंग में वो दिखाई नहीं देता है। ये एक बहुत ही बड़ा एक क्रिटिसिज्म है कि बायोडाइवर्सिटी के प्रति बहुत सारे मिनिस्टर्स हो, मिनिस्ट्रीज हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अलग अलग देशों में है, सभी कहते हैं हम लोग करेंगे, अगेन मुंह जबानी बता देते हैं, लेकिन कमिटमेंट उन देशों की तरफ से नहीं आता है। स्पेशली मैं कहूंगा, अगर आपको मूव करना है टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, अगर आपको मूव करना है टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेजर्स, तो वो एक्शन नहीं दिखाई देती है। ये बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है, जिसकी वजह से Aichi biodiversity targets have more or less failed. क्लियर? क्यों फेल हुए हैं, उस सवाल का जवाब हम लोगों ने दे दिया। These are the major factors. और एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको ध्यान रखिएगा,
आप स्टेप बाय स्टेप इन्हें गिना सकते हो, अगेन पॉइंट फॉर्म में आप लिख सकते हो इजीली दैट व्हाई वी हैव फेल्ड। अब इससे हमें लेसन क्या मिलता है, व्हाट इज द लेसन? जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी क्यूबेक में मीटिंग चल रही है, तो इस मीटिंग में आशा करते हैं कि जो नया फ्रेमवर्क बनेगा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के प्रति, वहां पे टारगेट्स तो अच्छे बनेंगे, स्पेशली 2021 टू 2030 के जो टारगेट्स आएंगे वहां पे लेट अस मूव टुवर्ड्स स्मार्ट टारगेट्स। जो मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी होती है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट टारगेट्स एंड टाइम बाउंड, यानी कि इस समय तक ये करना है, इस समय तक इतना कम करना है, इस समय तक बायोडाइवर्सिटी लॉस 50% से कम करना है, 60% से कम करना है, इतनी फंडिंग लानी है, ये चीजें चाहिए। और इसके साथ ही साथ केवल मुंह जुबानी बताना नहीं है, वी नीड रोबस्ट प्लानिंग, वी नीड रोबस्ट रिपोर्टिंग फ्रॉम एवरी कंट्री, रोबस्ट मॉनिटरिंग और रिव्यू का एक फ्रेमवर्क भी बनना चाहिए। और यही हम लोग हमेशा बताते हैं किसी भी कन्वेंशन में। आप UNFCCC के साथ भी यही प्रॉब्लम देखते हो कि क्लाइमेट चेंज के प्रति बड़े बड़े प्रोमिसेस आ जाते हैं, लेकिन क्या देश उन प्रोमिसेस को फुलफिल कर रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठ जाता है। सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। लेट अस होप कि अब इस कन्वेंशन से एटलीस्ट हमारे पास अच्छी फ्रेमवर्क मिले, अच्छे टारगेट्स निकले। इसके अलावा इन टारगेट्स को ओरिएंट करने के लिए फिर से यूनाइटेड नेशंस का जो GBO था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक, वो 8 ट्रांजिशन के बारे में बात करता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। 8 फोकस एरियाज, लैंड एंड फॉरेस्ट ट्रांजिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हमें ट्रांजिट करने की जरूरत है, फूड सिस्टम्स जो हमारे हैं उन्हें सस्टेनेबल बनाने की जरूरत है, दैट साइड वी हैव टू ट्रांजिशन। इसके अलावा फिशरीज और ओशन ट्रांजिशन की जरूरत है, फ्रेश वाटर, सस्टेनेबल फ्रेश वाटर ट्रांजिशन की जरूरत है, सस्टेनेबल सिटीज और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हमें ट्रांजिट करने की जरूरत है, साथ ही साथ सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन हमें लाने की जरूरत है, वी हैव टू मूव और ट्रांजिट टुवर्ड्स दैट साइड, एंड इवेंचुअली जो हाल ही में WHO और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स वन हेल्थ, जहां पे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, इकोसिस्टम सभी के हेल्थ की तरफ हमें ट्रांजिशन करने की जरूरत है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, जस्ट टू हैव अ नोट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। इन 8 पॉइंटर्स को आप याद रख सकते हो, नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू IG बट इन जनरल एनवायरमेंट से जुड़े हुए सवाल आते हैं, तो रिमेंबर दीज 8 पॉइंटर्स, क्योंकि UN इन 8 ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज को बता चुका है which we need to achieve, and let us hope कि इन स्ट्रेटजीज को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा यहां पे। जैसे कि मैंने आपको बताया दिसंबर 18, दिसंबर 19 को खत्म हो रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और जब भी ये खत्म होगा इसका आउटकम क्या है, इसकी जो फ्रेमवर्क बना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे। बट आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है जिस सवाल के साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स क्यों फेल हुए। आई होप यू हैव गॉटन द आंसर टू इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।